पूरे देश में बेरोजगारी का आलम इस कदर पसरा हुआ है कि तमाम सारे जो रिकॉर्ड सरकार के थे वो इन सब के चलते तमाम प्राइवेट सेक्टर भी खत्म हो रहा है। रोजगार विहीन विकास लेकर के हम लोग क्या करें, आंदोलन हम लोग का चल, अभ्यर्थियों का ही ये कार्यक्रम है, अभ्यर्थियों का ही सम्मेलन है। पहले जो युवा लोग अपनी बात कह रहे थे गर्दनी बाग में इकट्ठा होकर के, जो लोग अपनी मांग को उठा, ऐसी बहाली नहीं है जो बेहाल ना हो। एक और मांग उठाई, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक कोई इंतजाम नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है। तो बिहार ही क्या, पूरे देश में बेरोज़गारी एक तरह से कहा जाए तो महामारी के रूप में फैल चुकी है। बिहार जो सबसे युवा प्रदेश है, बेरोज़गारी में भी तीसरे पायदान पर है। ऐसे में माले एक बड़ी पहल करने जा रहा है और ये भाकपा माले द्वारा की जा रही पहल को लीड कर रहे हैं माले के विधायक संदीप सौरभ, जो युवाओं की लगातार आवाज़ उठाते हैं। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं संदीप सौरभ। लाइव नेशन 7 में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 9 मार्च को आप लोगों ने बेरोजगारों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का, तो क्या इसका मकसद है संदीप, और क्या आप आगे इससे के ज़रिए करना चाहते हैं? देखिए, एक तो मामला है कि पूरे देश में खास करके 7 साल की जो सरकार रही है, पूरे देश में बेरोज़गारी का आलम इस कदर पसरा हुआ है कि तमाम सारे जो रिकॉर्ड सरकार के थे वो टूट गए हैं। देश में जो काम कर सकने वाले उम्र के लोग हैं, जो काम कर सकने में सक्षम हैं, उनमें से केवल 43% ही लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में आज रोज़गार बचा हुआ है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 46% का गिरावट दर्ज हुआ है। और सरकार की जो नीतियां हैं, खास करके नोटबंदी जिस तरीके से किया गया बिना कोई सोचे समझे, जीएसटी लाया गया, कोविड के दौरान लॉकडाउन की घोषणा की गई बिना किसी तैयारी के, इन सब के चलते तमाम प्राइवेट सेक्टर भी ख़त्म हो रहे हैं। छोटे उद्योग धंधों में जो रोज़गार की संभावनाएं थी युवाओं के लिए, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो एक तो बड़ा एंगल है कि सरकार जो है वो विकास की बात कर रही है, लेकिन उस विकास के भीतर रोज़गार की संभावनाएँ कितनी पैदा हो रही है, इस पर बात नहीं हो रही है। रोज़गार विहीन विकास लेकर के हम लोग क्या करेंगे, और अडानी और अंबानी जैसे लोगों का जो प्रॉफिट है वो उसको अगर जीडीपी में नाप करके हम जीडीपी बड़ा दिखा भी लेते हैं तो उससे क्या हासिल हो जाएगा। तो बड़ा प्लान तो एक है कि रोज़गार को लेकर के एक युवाओं के अंदर जो आक्रोश है उसको संगठित करना और सरकार से उसकी जवाबदेही तय करवाना। दूसरा एंगल जो है इसमें कि रोज़गार के साथ साथ जो अलग अलग बहालियाँ हैं, जिसमें लंबे समय से अभ्यर्थी और युवा जो हैं वो न्याय के इंतज़ार में आवाज़ उठा रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, एफआईआर झेल रहे हैं, उन सबको एक मंच पे लाना, एक मंच पे ला करके उनकी मांगों को कैटेगरी वाइज, उनकी जो स्पेशल मांगे हैं वो, और साथ ही साथ कुछ जॉइंट मांग जो सारे बहालियों के लिए एक समान सही होगा, इसको तैयार करने के लिए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। और उस प्लेटफॉर्म में जितने अलग अलग तरह की बहालियां हैं, उन बहालियों से जुड़े हुए अभ्यर्थी शामिल हैं। उस प्लेटफॉर्म का हम लोगों ने नाम दिया है रोज़गार संघर्ष संयुक्त मोर्चा। तो रोज़गार संघर्ष संयुक्त मोर्चा की तरफ से बैठक करके अलग अलग बहालियों के नौजवानों के साथ, उनके नेतृत्वकारी साथियों के साथ ये योजना ली गई है कि एक अनवरत आंदोलन हम लोग का चलेगा, जिसमें पहला कॉल हम लोगों ने 9 मार्च को दिया है ललित कला अकादमी, जो नृत्य कला अकादमी जो रेडियो स्टेशन के पास है, उसके मुक्ताकाश मंच में एक बड़ी गैदरिंग करना। तमाम बहालियों के लोग अपनी अपनी मांगों के साथ, अपने अपने झंडे बैनर के साथ, अपने प्लेकार्ड्स के साथ लोग वहाँ पे आएंगे, अपनी बातों को अभ्यर्थी खुद कहेंगे। अभ्यर्थियों का ही ये कार्यक्रम है, अभ्यर्थियों का ही सम्मेलन है। उसमें समझिए कि विशेष सर्वेक्षण अमीन है, अनियोजित कार्यपालक सहायक हैं, सांख्यिकी के जो नौजवान हैं वो लोग हैं, स्टेट के लोग हैं, मेरिट वाले भी हैं, नॉन मेरिट वाले भी हैं, सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं जिनको 7वें चरण की ज्वाइनिंग जल्दी चाहिए वो लोग हैं, अमीन बहाली के लिए लोग हैं, पारा मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग हैं। तो ऐसे कई एक बहालियाँ एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी बात को कह रही है। क्योंकि इससे पहले जो युवा लोग अपनी बात कह रहे थे, गर्दनी बाग में इकट्ठा होकर के जो लोग अपनी मांग को उठा रहे थे, वहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ जो थी वो सरकार तक ठीक से पहुँच भी नहीं पाती थी, और एक दमन का भी शिकार होता था, और एक ओवरऑल पिक्चर सरकार की जो पॉलिसी है रोज़गार को लेकर के वो सामने दिखता नहीं था। किसी को लगता था कि चलिए इस ग्रुप के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है, किसी को लगता था कि चलिए दूसरा जो ग्रुप है उसके साथ गलत हो रहा है। लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं कि बिहार में कोई ऐसी बहाली नहीं है जो बेहाल ना हो। हर बहाली
यहाँ पे अनियमितता, लेट लतीफ़ी, भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता इसकी शिकार है। तो इसीलिए कलेक्टिव प्लेटफॉर्म बना करके उस मंच पे सबको ला करके सरकार को एक ज्ञापन सौंपने का हम लोगों ने फैसला लिया है और 9 मार्च के दिन इस कार्यक्रम को तय किया गया है। और हम आपके चैनल के माध्यम से भी तमाम युवाओं से कहेंगे कि आप अगर रोज़गार को लेकर के आवाज़ उठाना चाहते हैं या किसी तरह की बहाली में आप न्याय की मांग कर रहे हैं या कोई बहाली लंबे समय तक आई नहीं है, जैसे CGL 3 की बहाली 2018 में समझिए कि उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, जो 14 की बहाली थी, तो 14 की विज्ञप्ति अगर 18 में पूरा हो गया तो उसके बाद उस बीच में जो सीटें खाली रह गई और पहले से जो सीटें वैकेंट हैं उसकी बहाली अभी तक क्यों नहीं आई है? तो 18 से लेकर के 22 तक तो आपने समय निकाल दिया। तो इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी पद खाली हैं और जो भी विभाग हैं बिहार के अंदर, उन सारे विभागों का सरकार कैलेंडर जारी करे और उस कैलेंडर का अक्षरशः पालन किया जाए। साथ ही साथ हमने एक और मांग उठाई है। अगर ये कहा जा रहा है कि बिहार जो है वो युवाओं का प्रदेश है और देश में सबसे ज़्यादा युवाओं का प्रतिशत जो है वो बिहार के अंदर है, तो बिहार सरकार अपने युवाओं को लेकर के, युवाओं के भविष्य को लेकर के क्या रोड मैप बना रही है? बिहार में बेरोजगारी का क्या असर है, क्या रेट, क्या आंकड़ा है, सरकार की क्या योजना है कि इस बेरोजगारी को हम दूर करेंगे, कैसे कैसे वो लोगों को रोज़गार देने की बात कहेगी, इसको लेकर के सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे। और इतने महत्वपूर्ण चीज़ को लेकर के बिहार की जनता के पैसे से चलने वाले विधानसभा के अंदर अगर ढंग से बात नहीं हो पा रही है और सरकार अपनी जवाबदेही से पीछे हट रही है, तो हम तमाम नौजवानों की तरफ से, बहालियों में संघर्ष कर रहे युवाओं की तरफ से सरकार से मांग करते हैं कि आप एक अतिरिक्त विधानसभा का सत्र सिर्फ इस मुद्दे पर कि बिहार के युवाओं का भविष्य क्या है, क्या होगा और उनका संकट क्या है, सरकार हम लोग की बात भी सुने और जवाब भी दे, इसको लेकर के एक अतिरिक्त सत्र की भी हम लोग मांग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक पॉलिसी लेवल पे हस्तक्षेप करने की बात है कि आप कोई भी बहाली लाइए तो आप उसमें कॉन्क्रीट ये लिखिए कि ये बहाली का समय सीमा क्या है, कब तक ये बहाली पूरी हो जाएगी। जो बहाली पूरी नहीं होती है समय पे, जो विज्ञप्ति में दिया रहता है, तो उस विभाग के पे आप या उस आयोग पे आप कार्रवाई कीजिए। तो इसको एक पॉलिसी बना करके बिहार में इंट्रोड्यूस करने की बात। तो ये कॉमन कुछ डिमांड्स हैं जिसको हम लोग रख रहे हैं। और इसके अलावा अलग अलग बहालियों के जो मामले हैं, उनमें जो न्याय के इंतज़ार में लोग बैठे हुए हैं, उन सब लोगों की बात को लेकर के हम लोग 9 तारीख को कार्यक्रम करेंगे। तो क्या लग रहा है कि ये जो एक तरह से एक प्लेटफॉर्म पे आने की बात है, तो क्या ये इतिहास दोहराने जैसी भी बात है? क्योंकि जिस तरह से संपूर्ण क्रांति का जो नारा लगा था, एक मुद्दा उठा था, गुजरात में उठा खाने के कैंटीन को लेकर, और वो ऐसा सुलगता हुआ फिर बिहार आया और बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने लगा दिया। तब भी छात्र ही आक्रोश में थे और एक बार फिर हर तरफ छात्र में आक्रोश दिख रहा है। देखिए, बिहार जो है वो युवाओं के आंदोलन वाली धरती रही है। युवाओं के आंदोलन ने बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर के शासन व्यवस्था में एक ज़बरदस्त परिवर्तन करने का संकेत दिया है। जिस जेपी मूवमेंट की आप बात कर रहे थे, उसको अधिकांशतः युवाओं ने ही लीड किया था सब जगह पे। और बिहार की जो दशा आज के समय में है, जहाँ पे कोई कल कारखाना युवाओं के पास नहीं है, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक कोई इंतज़ाम नहीं है, तो निश्चित तौर से बिहार के युवाओं के सामने एक खुला चुनौती सरकार की तरफ से है कि आपके मुद्दों को लेकर के हम गंभीर नहीं होंगे। ये सरकार की चुनौती है और इसीलिए युवाओं को ये चुनौती लेनी होगी कि अगर आप हमारे कंसर्न को लेकर के संवेदनशील नहीं हैं, हमारे मुद्दों को लेकर के अगर आप गंभीर नहीं हैं, तो निश्चित तौर से बिहार में तेज़ आंदोलन होना चाहिए। और युवाओं के पास ये मौका भी है। हम लोग बार बार कोशिश ये कर रहे हैं। कई अभ्यर्थी हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे मुद्दा को आप विधानसभा में उठा दीजिए। हमने कहा निश्चित तौर से उठाएंगे, हम तो उठाते ही रहे हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर आपके मामलों को उठा देने भर से आपका मामला रिजॉल्व हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पुरानी कहावत है कि अगर सड़कें जो हैं वो सुनसान हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है। तो सड़कों को गुलजार रखना, सड़कों पे आंदोलन करते रहना, सड़कों पे आवाज़ उठाना, ये हमारे अंदर की लड़ाई को, जो सदन के अंदर हम लोग बात को उठाएंगे, उसको मजबूती प्रदान करेगा। ठीक वैसे ही जब जो अंदर बातें उठेगी और सड़क पर जब नौजवान लोग आकर के अपनी बातों को रखेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे, तो उनके मांग को एक मजबूती मिलेगी। इसलिए दोनों पक्ष मजबूत रखना है।
तो इस बार विधानसभा के अंदर तमाम ऐसे बहालियों को लेकर के सवाल भी डाले गए हैं। मान लें कि हमारे 2 और विधायक हैं, अजीत कुशवाहा हैं, मनोज मंजिल जी हैं। हम लोगों ने लगभग सारी बहालियों को कवर करने की कोशिश की है और इसके बाद जो भी मामले बचेंगे उसको भी किसी तरीके से विधानसभा के अंदर उठाएंगे। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है जब तक कि सड़क पर नौजवान खुद नहीं उतरेंगे और ये कलेक्टिव प्लेटफॉर्म का इसका महत्व है, क्योंकि सबको लग रहा है कि हमारा दुख ही एकमात्र दुख है और बाकी तो सब सुख से है। स्टेट के बच्चों को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, बाकी तो सब ठीक है, जबकि बीएसएससी के साथ भी अन्याय हो रहा है, जबकि सिपाही भर्ती 2009 के जो बच्चे हैं उनके साथ गलत हुआ है। उनका जो वेटिंग लिस्ट में रखा गया था, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, वेटिंग लिस्ट में छोड़ा जा रहा है। तो इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके एक कलेक्टिव प्रेशर सरकार के ऊपर बनाने का हम लोग का प्लान है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो संदीप सौरभ, जो लगातार रोजगार के मुद्दे पर युवाओं की बात को लेकर हमेशा से मुखर रहे हैं, चाहे मामला सड़क का हो, चाहे मामला सदन का हो, हर जगह मौजूद रहते हैं और छात्रों के कंधे से कंधा मिलाकर उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।